चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं महाभारत। 7वें और अंतिम चरण के प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन जोर आजमाइश नहीं थमी है। जी हाँ, दावे नहीं थमे हैं। सरकार किसकी आ रही है, सरकार किसकी नहीं आ रही है, इसे लेकर बयानों की एक पूरी बयार सी है और ये 4 जून तक चलेगी। आज आपको बताएंगे कि आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का जब शोर थमा है तो किस तरह के बयान आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम पहुंच गए हैं। वो आज ध्यान साधना करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस साधना से, इस कन्याकुमारी की इस साधना से कौन परेशान है, आज उस पर भी बात करूंगी। लेकिन पहले अंतिम चरण के प्रचार का शोर थमा है, उसको लेकर किस तरह से हावी है बयान दर बयान, वो सुनिए। बयान सुनिए। 4 जून के बाद जो 6 महीने हैं, राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं, नया भूचाल देखने को मिलने वाला है। 4 जून 2024 को इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। तो मेरी बात को लिख के रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। भैया इनका कहने का मतलब है मोदी भाई खटाखट 400 पार करेंगे और ये लोग फटाफट यहाँ से निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं, वहाँ तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज जिस तरह कन्याकुमारी पहुंचने के बाद पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो ध्यान मग्न होंगे, लेकिन उस ध्यान से बहुत लोग परेशान हैं और उस ध्यान साधना से बहुत लोग परेशान हैं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भाषण देते हैं तो उससे दिक्कत है, वो अगर जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं तो उससे दिक्कत है, लेकिन अब उनके मौन रहने से भी दिक्कत है। जो सबसे पहली दिक्कत है वो ममता बनर्जी को है, जो कि कह रही है मोदी ध्यान करें, पर कैमरे की जरूरत क्या है, उन्हें कैमरे की जरूरत नहीं है और टीवी पर दिखा तो ईसी से मैं शिकायत कर दूंगी, ये कह रही है ममता बनर्जी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं ध्यान पहले करते जब काम करने की जरूरत थी और अब ध्यान की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव का ये वाला तंजा है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी का सुर्खियों में रहने का तरीका, ये उनको रोग लगा हुआ है कि वो किसी तरह से सुर्खियां बटोर लें। और ये भी कह रहे हैं जयराम रमेश जो कि कांग्रेस का ही पक्ष रख रहे हैं, वो कह रहे हैं रिटायरमेंट के बाद की लाइफ पर ध्यान लगा रहे हैं प्रधानमंत्री, यानी यहां से अब रिटायरमेंट की ओर जाएंगे। ये कांग्रेस का पक्ष है, लेकिन उनको जवाब बीजेपी की तरफ से माधवी लता दे रही है। वो कह रही है चुनाव है तो क्या पूजा पाठ और ध्यान लगाना हम बंद कर दें? चुनाव के समय भी पूजा पाठ की जरूरत है। और वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तपस्या को वो क्या समझेंगे जिनकी आस्था वेटिकन में है। तो ये तंज कसा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि आपकी आस्था वेटिकन में है, आप इस तपस्या को नहीं समझने वाले हैं। तो ये प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी दौरे पर है। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। देश दुनिया से लेकर अब तो मोदी के कट्टर विरोधी ओवैसी ने भी मान लिया है कि आएंगे तो मोदी ही। अब की बार 45 दिनों तक बीसीओ इंटरव्यू, सैकड़ों रोड शो और हजारों रैलियों के बाद आखिरकार 24 के चुनाव का प्रचार आज खत्म हो गया है। आखिरी चरण के मतदान के साथ ही नेताओं की किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी। लेकिन 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी तो असदुद्दीन ओवैसी ने कर दी। तो मेरी बात को लिख के रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को।
मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। और वैसे की जुबान से निकला ये सच बाकी विपक्षी नेताओं के गले नहीं उतरेगा। तभी तो वो मोदी को हराने और अपनी जीत के दावे पर पीएम की कुर्सी के लिए डेडलाइन तय करने लगे हैं, नंबर गेम खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री का नाम तलाशा जा रहा है, मगर बीजेपी का दावा है कि वैकेंसी खाली नहीं है, क्योंकि मोदी तीसरी बार काशी से देश जीतने जा रहे हैं। 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री गोइंग आउट हो जाएंगे। इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी। इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है। हम लोग 300 पार कर रहे हैं। 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। कैंपेन के आखिरी दिन भी मोदी के दिल से काशी दूर नहीं है। वो भले ही कन्याकुमारी में होंगे, लेकिन यहाँ आने से पहले उन्होंने जनता को संबोधित किया। काशी के लोगन के 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनावे के हो। ये तभी हो पाई जब काशी के लोग 1 जून के ज्यादा से ज्यादा मतदान करियन। मोदी बम्पर जीत के लिए कॉन्फिडेंट है, इसीलिए अब नतीजों की चिंता से दूर वो तपस्या करेंगे। आपको याद होगा कि 2019 में चुनाव नतीजों के आने से पहले वो केदारनाथ में ध्यानमग्न थे। अब इस बार वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। अब उसी शिला पर मोदी भी साधना करेंगे। इसी वजह से विपक्षी परेशान हो उठे हैं। ममता मोदी की शिकायत करने का डर दिखा रही हैं। कांग्रेस साधना पर रोक लगवाने के लिए चुनाव आयोग पहुंच गई। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहाँ तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है। उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस का नया सनातनी। और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि इस वक्त कन्याकुमारी पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी ध्यान साधना को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि वो अभी ध्यान साधना की शुरुआत करेंगे। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो भगवती अम्मान मंदिर है, जहां पर वो पूजा करने के लिए पहुंचे हैं और उसके बाद वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 चरणों में चुनाव प्रचार का जिम्मा खुद संभाला, बीजेपी की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी का, और साथ ही साथ बतौर प्रधानमंत्री देश का। और इस प्रचार के दौरान उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक रैलियां की हैं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जनसभाएं की हैं। और उसके बाद अब आज जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं वो पहुंचे हैं भगवती अम्मान मंदिर, जहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और दक्षिण के कई मंदिरों में इस बार चुनाव प्रचार के दौरान आपने देखा प्रधानमंत्री पहुंचे, क्योंकि जहां भी वो प्रचार के लिए जा रहे थे, जिस शहर में जा रहे थे, जिस राज्य में जा रहे थे, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, वहां जाकर उन्होंने मंदिरों में दर्शन भी किए हैं। अब ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये कन्याकुमारी की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पूजा अर्चना करते हुए, और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ध्यान और इसी के साथ साथ आध्यात्म ये जीवन शैली में अलग से नहीं चलता है, कर्म के साथ ही चलता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां दूसरी तरफ, जहां आज प्रचार के लिए आखिरी चरण के प्रचार का शोर थमने से पहले होशियारपुर में थे, वहां उनकी आखिरी रैली थी। उसके बाद अब सीधे कन्याकुमारी पहुंचे हैं, जहां की तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहीं पर वो जब ध्यान साधना करेंगे तो उसे लेकर बहुत सारे सवाल विपक्ष उठा रहा है। इस ध्यान साधना को टेलीवाइज नहीं करना है, इस ध्यान साधना को टीवी पर नहीं दिखना चाहिए। ये जो सवाल उठ रहे हैं, इन्हीं पर आज की महाभारत भी कर रही हूं, क्योंकि जो तय होना है
जो 4 जून का रिजल्ट आना है वो 4 जून को सामने होगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। मैं एक बार बता दूं कि मेरे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें हम स्क्रीन पर रखेंगे, लेकिन इसी को लेकर चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे। महंत राजू दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, मैं पहले उनके पास जा रही हूं। महंत जी, पहले तो ये बताइए कि इस तरह की जो ध्यान साधना है जिसके लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है। हमने केदारनाथ में भी देखा था, पिछली बार चुनावों के प्रचार का शोर थमा और प्रधानमंत्री केदारनाथ में थे। इसको आप कैसे देखते हैं, जो आज की तस्वीर ये आ रही है और थोड़ी देर बाद ध्यान साधना में जाएंगे? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, और एक निवेदन करेंगे कि अंतिम चरण के चुनाव मतदान नहीं हो पाया है, उस जगह पर जो भी व्यक्ति है अपना मताधिकार का प्रयोग अधिक से अधिक मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। ये मैं नहीं कहता किस पार्टी को आपको वोट करना है, जिसको मर्जी आप उसको वोट करिए, लेकिन अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। दूसरी बात, मैं सुन रहा हूं जिस प्रकार से कांग्रेस तिलमिला गई है, बौखलाहट एक उसकी बाहर आई है इतने दिनों के बाद। आचार्य जी केदारनाथ गए थे ध्यान लगाने के लिए, केदारनाथ गए थे ध्यान लगाने के लिए। इस बार उन्होंने तय किया, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था वहां पर वो जा रहे थे। इससे ये मुझको लगता है किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए, और मुझको लगता है दिक्कत उसी को है जिसको सनातन से प्यार नहीं, सनातन से प्रेम नहीं। आखिर वो ध्यान लगाने जा रहे हैं, तो मैं भी कहता हूँ माननीय राहुल गांधी जी को भी ध्यान लगाने के लिए उनको जहाँ इच्छा है वहां चले जाना चाहिए। कोई आपत्ति थोड़ी नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, कौन आपत्ति कर रहा है भाई, ध्यान लगाना चाहिए उनको भी। राहुल गांधी जी क्यों नहीं ध्यान लगाने जा रहे हैं? मोदी जी जा रहे हैं तो तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं आचार्य जी, मैं चाहती हूँ थोड़ा इस साधना के बारे में आप हमें बताएं, क्योंकि इसकी राजनीतिक तो एक लड़ाई अलग है, लेकिन ये ध्यान साधना जो चल रही है, जो शुरू होगी अभी प्रधानमंत्री की, उसके मायने क्या हैं? हाँ, उसके मायने साफ साफ है। अगर राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, राजनीति करते हैं, तो जनता के काम करने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, और जनता में विश्वास, शुचिता, निजता, स्वच्छता। ठीक है, हम वापस आते हैं। उनकी आवाज़ बार बार कट रही है चेतन, हम वापस आ रहे हैं। मैं आप बता दूं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब हैं, MIM के नेता हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संजय सरकार जी को आप देख सकते हैं, TMC के नेता हैं। और साथ ही अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले इस बात पर भी करना चाहती हूँ, जिस तरह से कहा जा रहा है, अजय वर्मा जी अगर आप ही से शुरुआत कर लूं, आपके नेताओं को इतनी दिक्कत क्यों है? वो भाषण देते हैं तो दिक्कत है, वो इंटरव्यू देते हैं तो दिक्कत है, चलिए वहां तो वो बोल रहे हैं, अब वो मौन रहेंगे उससे भी दिक्कत है कि ध्यान साधना पे भी परेशानी, उस पर भी बयान। देखिए, हमारे नेताओं को कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के 145 करोड़ लोगों को दिक्कत है, जिसमें भाजपा का IT सेल, भाजपा के नेता, इनके प्रवक्ता और इन लोगों को छोड़ दीजिए। देखिए, इसलिए दिक्कत है उन्हें, इनके ही शब्दों में मैं बताऊं आपको, इनके एक विद्वान प्रवक्ता लोग कहते हैं, संबित पात्रा, जो भगवान जगन्नाथपुरी में रहते हैं और जगन्नाथपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, चुनाव जीतने के लिए कितने स्तर तक आदमी नीचे जाता है कि करोड़ों की आस्था के प्रतीक भगवान जगन्नाथ, जिन्होंने दुनिया बसाई, जिनके सब सेवक हैं, वो कह रहे हैं सरेआम वहाँ मीटिंग में कि साहब जगन्नाथ भगवान भी नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। तो जब नरेंद्र मोदी जी इस कलयुग में भक्त भगवान हो गए हैं, तो भगवान कभी तपस्या में नहीं देखे, वो तो तपस्या करते हैं पर्वतों में, घोर जंगलों में, जहाँ रास्ते भी नहीं होते, खाना पानी नहीं होता, भोजन नहीं होता, टीवी कैमरा तो बहुत बात की चीज़ है, एकांतवास में करते हैं, वरना उनकी तपस्या वो तपस्या नहीं मानी जाती। तो जब वो भगवान, अच्छा मोदी जी ने भी कहा देश के प्रधानमंत्री हैं, लोग इन्हें आदर्श मानते हैं, हम भी मानते हैं। इन्होंने कहा मैं शायद 140 करोड़ लोगों की तरह मित्रों बायोलॉजिकल नहीं हूं, मतलब अपनी मदर पे भी इन्हें विश्वास नहीं रहा। आप बताइए अजय जी क्या हो रहा है ना, दिक्कत क्या हो रही है? नहीं अजय जी, दिक्कत क्या हो रही है कि वो पुरानी चीजें, जो अभी 2 दिन पुरानी डिबेट पर आप बात कर रहे हैं आज, ये संबित पात्रा वाली तो मुझे लगता है 6 दिन 7 दिन पुरानी डिबेट है, ये बार बार थोड़ी ही आप बात करते रहेंगे। आज की इस पर बात करिए ना, आपको उनकी ध्यान साधना से क्या दिक्कत है? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। 7 दिन पुरानी डिबेट आप आज करेंगे तो व्यूअर क्यों देखेगा भाई? तो हम तो मुझे तो इस बात की दिक्कत है। नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करते हैं, हाँ, जब बहुत बढ़िया बात है। 100 बार 500
500 बार पिछले 10 साल से एक ही चीज रटते रहते हैं, कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू, हिंदू मुस्लिम। तो हम उन्हें आदर्श कर रहे हैं, अगर उन्हें आदर्श मानना गुनाह है तो आप बताइए नहीं करें क्या प्रधानमंत्री को? अच्छा मुझे एक बात बताइए, दानिश कुरैशी साहब जुड़ रहे हैं, जरा प्लीज विंडोज पे चेतन एक एक करके रखिए। नहीं सुनिए, मैं आप ही के पर आ रही हूँ, आप ही पर आ रही हूँ। 6-7 गेस्ट है ना, सब सारा समय आप ही को थोड़ी दे सकती हूँ। दानिश कुरैशी जी की बात पर बस जा रही हूँ, दानिश कुरैशी साहब के पास जा रही हूँ। अजय जी, दानिश कुरैशी साहब, आपके नेता ने, और ये सुनिए जरा, ओवैसी साहब ने कहा, जफर इस्लाम साहब जरा सुनिएगा क्योंकि ओवैसी साहब ने बात करी है, जफर इस्लाम साहब को स्क्रीन पर रखिए। असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा, दानिश कुरैशी साहब, उनका बयान आया कि ये लोग रोक नहीं पाएंगे 4 जून को क्या हो रहा है। 4 जून को मोदी वापस आ रहे हैं, ये लोग रोक नहीं पाए हैं इन्हें। यानी मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि ये मान ले कि ओवैसी साहब ने ये मान लिया है कि 4 जून मोदी रिटर्न्स हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको कहूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत पहले से, पिछले साल की जब शुरुआती बात थी, तब ये कहा था कि आपको तमाम हर एक सीट पर एक कैंडिडेट की लड़ाई बनानी पड़ेगी, बजाय इसके कि वर्सेस बनाने की कोशिश की जाए कि उस तरफ से वो नेता आए और इस तरफ से ये नेता आए। वो जो नेतागिरी की लड़ाई थी, दरअसल इंडी गठबंधन ने कहीं न कहीं उसमें नुकसान उठाया है, इसमें तो कोई दो राय। रह गई बात बचाने की और आने की। देखिए, मैं समझता हूं कि हम उम्मीद यही करते हैं कि जो लोग हैं इस देश में, उनकी लड़ाई 2 जून की जो लड़ाई है, रोटी की लड़ाई है, वो 4 जून के दिन नतीजों में तब्दील होगी, इंशाल्लाह इसकी उम्मीद करते हैं। रह गई बात कोशिश करने की और रोकने की कोशिश इसलिए नाकाम नजर आती है क्योंकि जब बैरिस्टर साहब ये कहते हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई में आपको मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिखाई पड़ते, जो बीजेपी को भी नजर नहीं आते। आप देखिए तो 2014 में, 2019 में और अब 2024 में नंबर जो है कैंडिडेट्स के, जीतना हारना 2 नंबर की बात है, तमाम पार्टियों में जीत और हार होती रहती है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को आप जिस तरह से एक्सक्लूड करते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक आध बार चुनाव और होंगे तो शायद मुसलमान सिर्फ वोटिंग के लिए रह जाएगा, चुनाव लड़ने के लिए नहीं रहेगा। तो वो ये जो लड़ाई है, देखिए, आप तमाम लोगों को जब तक इंक्लूसिवनेस में नहीं लेकर आएंगे तब तक उनसे जीत नहीं पाएंगे, ये साफ तौर पे कह रहे हैं। तो आपने ये मान लिया है कि 4 जून को मोदी आ रहे हैं? मेरा सवाल ये था, मैं फिर से पूछ रही हूँ। देखिए, सुनिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि भाजपा वापस नहीं आए, लेकिन मैंने उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो उम्मीद से परे है। इसका मतलब यही है, जो गुबार है कैंडिडेटशिप को लेकर, वो सवाल है। हकीकत उम्मीद से अलग है। जफर इस्लाम साहब आपके पास आ रही, उन्होंने बहुत सारी चीजें मुस्लिम कैंडिडेट्स को लेकर कही हैं, लेकिन उसके ऊपर बाद में आऊंगी। लेकिन ओवैसी साहब का ये कहना, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी से बार बार पूछा जाता है आप बीजेपी की तरफ हैं, आप विपक्ष की तरफ हैं, वो बीच में खड़े हैं कहते हैं, लेकिन उन्होंने मान लिया, उन्होंने अपनी सभा में कहा कि वापस आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब इसी से मैं सीधे धर्मेंद्र जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन पहले बताइए, क्या ये मुश्किल है इस वक्त? अब विपक्ष को भी क्या मानना पड़ रहा है कि 4 जून का रिजल्ट क्या होने वाला है? देखिए 4 जून का रिजल्ट तो चौथे चरण में ही आ गया। 5वें छठे में तो एडिशनल कंफर्ट आया, एनडीए जो कुंभा है उसको 7 जून को जो है अपने लक्ष्य को पार कर, 7वें फेज में अपने लक्ष्य को के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सवाल है, हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, हम जीत दर्ज कर रहे हैं। और ओवैसी साहब ऐसा कह रहे हैं तो उनको भी अगर ज़मीनी हकीकत मालूम हो गई तो अच्छी बात है, वो सही बात कर रहे हैं। अगर अपोजिशन के लीडर्स ने अपने आंखों में पट्टियां बांध ली तो ये उनकी मजबूरी होगी। ज़मीन में जो है जनता के मन में एक ही है, एक ही बात है, मुझे देश को मजबूत करने वाला आदमी को वापस लाना है, जिसने देश और देशवासियों के और देश हित में काम किया है, उनको वापस लाना है। उन्होंने किसी और के नाम पे सोचा नहीं, किसी और, ये जो लोग परिवारवाद में या और तरह की चीज़ों में उनकी रग़बत रहती है, उनका प्राथमिकता उनकी रहती है, उनको सत्ता से दूर रखना है, इसलिए कि इनके लिए सत्ता है मेवा खाने की चीज़, हमारे लिए सेवा करने की चीज़ है। इसलिए हम सेवा के भाव से, सेवा के मन से बराबर जाते हैं उनके पास, उनका आशीर्वाद मिलता है, उस आशीर्वाद के बनिस्बत हम वापस आते हैं और फिर उनकी सेवा में लग जाते हैं।
जनता जनार्दन है हमारे लिए और जनता के समर्पित होकर हम लोग काम करते हैं। इसलिए हमें जीत और हार की बात नहीं है। हमें बिल्कुल उम्मीद है कि जनता आशीर्वाद देगी। ये हमारा विश्वास है कि हम जनता आशीर्वाद देगी। अब 4 जून को जो हमारा विश्वास है वो पूरे तौर से आपके सामने भी हो जाएगा। कई बात ऐसी होती है, जैसे लोगों को आप देखिए, समाजवादी पार्टी के लीडर जब ऐसा कहते हैं, अखिलेश यादव जी जब कहते हैं कि भाई मुझे 80 की 80 सीटें हैं, 79 सीट तो आ गई है, एक जरा थोड़ा पेच फंसा हुआ है प्रधानमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो कहीं ना कहीं लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्होंने तो कभी दिखाया नहीं कि 70, 75 और 72 सीट लेकर आए। हमने तो 73 सीटें लेकर आए हैं। अगर हम कहते हैं कि हम 78 सीटें और 80 सीटें के कल्पना करते हैं और उसकी दिशा में कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है। आप ये कह रहे हैं हाँ, अगर 73 ला सकते हैं, 80 में तो हम अखिलेश यादव का कहना है कि ध्यान पहले करते जब देश के लिए काम करना था, वो ये कह रहे हैं। अब अगर देश के लिए काम नहीं किया है धर्मेंद्र जी, तो मुझे लगता है कि 4 जून को पता लग जाएगा किसने देश के लिए काम किया है कि नहीं किया है। आप मान रहे हैं? आपके नेता क्योंकि कह रहे हैं ध्यानवान अब क्यों लगा रहे हैं, पहले काम कर लेते हैं। सुचारिता जी, हाँ। देश को 4 फेज के चुनाव तक ही पता चल गया था पूरी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हार रही है, और हारने का बहुत सीधा कारण है, इस देश में जो किसान है वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, इस देश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, इस देश की बेटियां महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं, जीएसटी से पीड़ित व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी जिताना कौन चाहता है? तो ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। रही बात इनके ध्यान की जो आप कह रही हैं, जितना मैं समझ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जो खोई थी, इस चुनाव प्रचार के दौरान वो शून्य पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। उन्होंने इस देश में जिस तरह से, जिस भाषा की मर्यादा को उन्होंने लागा है, मुझे लगता है कि ये देश नहीं, पूरी दुनिया में भारत की नाक कटी है, और पूरे सेक्शन को उन्होंने छोड़ा ही नहीं किसी को। मतलब आप समझो कि मातृशक्ति के मंगलसूत्र से शुरुआत किया उन्होंने, और आते आते अपने आप को घोषित भगवान भी घोषित कर दिया। उसके अलावा उन्होंने क्या और नहीं कह दिया अपनी माता जी के लिए। अरे भाई, आखिरी चरण का चुनाव जो प्रचार है धर्मेंद्र जी वो खत्म हुआ है आज। लास्ट बात, हाँ बोलिए। मोदी जी ने अपने जीवन में अगर ध्यान किया है तो 2 चीजों का ध्यान किया है। हाँ। एक तो उन्होंने कैमरे का ध्यान किया है, पूरे जीवन उन्होंने कैमरे का ध्यान किया। कैमरा किधर है, किधर जाना है, कैमरे कैसे घुमाना है, कैसे खड़े होना है, कैमरे में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैमरे के सामने कैसे पूजा करनी है। दूसरा, उन्होंने झूठ बोलने का ध्यान किया है। इसीलिए इस देश की जनता पिछले 10 सालों में, आप किसी को 1 साल बेवकूफ बना सकते हो, 2 साल बेवकूफ बना सकते हो, 10 साल तक नहीं बना सकते हो। आज इस देश का एक आदमी, मैं बार बार कह रहा हूं, 20 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर 4 जून को मोदी वापस आ रहे हैं तो कौन बेवकूफ बनेगा? अगर 4 जून को वापस आ रहे हैं, आप कह रहे हैं जनता को बेवकूफ बना रहे थे 10 साल तक, अगर 4 जून को नरेंद्र मोदी वापस आते हैं तो किसे बेवकूफ कहेंगे? फिर किस पर ठिकरा फोड़ेंगे? धर्मेंद्र जी, इसको भी जरा सोच कर रखिए, क्योंकि आपने राइट ऑफ कर दिया है नरेंद्र मोदी को। आप कह रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, एक बार जरा अवधेश जी के पास जाती हूँ। अवधेश जी, इन्होंने ये तो बता दिया कि जनता परेशान है, महिलाएं भी, युवा भी, किसान भी, सब त्रस्त है नरेंद्र मोदी से, तो फिर तो 4 जून को वो नहीं आ रहे हैं, इनका कहना ये। नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि चौथे चरण में ही भाजपा सत्ता से बाहर हो। हाँ। अगर चौथे चरण में बाहर हो गई, आगे भी बाहर हो रही है, तो ये विवेकानंद शिला स्मारक पर प्रधानमंत्री की ध्यान साधना से फिर कलेजे पर सांप क्यों लौट रहा है? क्या ये लग रहा है कि वहां से ऐसी शक्ति निकलेगी, हाँ, जो विरोध में वोट पड़ा हुआ है ईवीएम में, वो पलट जाएगा? अगर हार गए हैं तो चिंता होनी ही नहीं चाहिए थी कि भैया वहां लाइव नहीं दिखाया जाए। एक नेता खड़े हैं और चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं कि भैया ये तो, इसका तो असर हो जाएगा। तो क्या असर हो जाएगा अगर हारी हुई पार्टी है? तो यही बता रहा है कि इस देश का विपक्ष अभी भी यह समझने को तैयार नहीं है कि इस बदले हुए भारत का सामूहिक मानस क्या है। अब विवेकानंद, मैं देश से पूछना चाहता हूं या प्रश्न रखता हूं कि चाहे हमारा घोर विरोधी हो, दुश्मन भी हो, अगर वह आध्यात्मिक पूजा पाठ करता है, साधना करने जाता है, ध्यान करने जाता है, किसी भी पद्धति से अपनी इबादत करता है, तो उसका विरोध करने वालों को, उसके रास्ते में बाधा खड़ा करने वाले को, उसकी आलोचना करने वाले को हमारे धर्म शास्त्र में क्या माना गया है? क्या ये आचरण धर्म के सहित है? राजनीतिक विरोध तो समझ में आता है,
अगर इस देश में सुचरिता, क्या अखिलेश यादव जी को, क्या राहुल गांधी जी को, क्या ममता बनर्जी जी को किसी ने रोका था कि आप कहीं ध्यान साधना करने मत जाइए? आप किसी मंदिर में, ऐतिहासिक स्थल पर, प्रेरणा स्थल पर जा करके वहां साधना या दूसरे कुछ प्रेरणा मत लीजिए। अगर वो करेंगे तो उनके यहां भी कैमरे जाएंगे। जब 2014 में चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी रायगढ़ में शिवाजी के किले में गए थे तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अगर दूसरे को यह समझ में नहीं आया आज तक भारत में कि शिवाजी का किला भी बहुत बड़े प्रेरणा और आदर्श का कारण होगा और वहां से भी शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित हो सकता है, तो इसमें दोष किसका है? अगर वो केदारनाथ के गुफा में गए, अगर दूसरे को समझ में नहीं आया कि वहां की साधना से मनुष्य के कल्याण का भाव, व्यक्तिगत समृद्धि, उन्नति हो सकती है, तो इसमें किसका दोष है? और आज विवेकानंद ने अंतिम लाइन बात बोली, अगर विवेकानंद जैसे महापुरुष को भी अगर आपको आज तक समझ में नहीं आया कि चुनाव के दौरान, चुनाव खत्म होने के बाद वहां जाना चाहिए, वहां से शांति मिलती है, कोई व्यक्ति एक प्रेरक स्थल पर जाके देश को वहां से प्रेरणा दे रहा है, तो आपका विरोध हो रहा है। अब अवधेश जी ने जो बात कही है, संजय सरकार जी को आवाज आ रही है क्या? चेतन, संजय सरकार जी सुन पा रहे हैं मुझे? संजय सरकार जी, क्योंकि वो हाथ हिला रहे हैं कि उन्हें आवाज नहीं आ रही है, जरा चेक करिए। ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है आपका। संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? एकदम ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, वापस आती हूँ। अब जो अवधेश जी ने बात कही है, उन्होंने कहा कि अरे भाई, अगर विपक्ष के नेता भी पूजा करते तो उन्हें दिखाया जाता। मुझे याद है हनुमान चालीसा गा रहे थे अरविंद केजरीवाल, सबने दिखाया था, और मुझे लगता है सब नेताओं को याद होगा। वो हनुमान चालीसा गा रहे थे, वो हनुमान मंदिर गए थे, वो भी सबने देखा था। दिखाया था कि नहीं दिखाया था अवधेश जी? बिल्कुल दिखाया। सफर साहब को जरा पूछिए आवाज आ रही कि नहीं। और दूसरी बात ये है, दूसरी, हाँ बिल्कुल, वो गए थे वहां पर, मोदी के नारे भी लग गए थे, वो भी याद है। अजय जी देखिए, जहां जहां पूजा होती है, ममता बनर्जी अगर नमाज पढ़ती, नमाज के लिए जाती है, ईद मिलन के लिए जाती है, वो भी दिखाया जाता है, और जब वो दुर्गा पूजा के पंडाल में जाती है वो भी दिखाया जाता है। लेकिन उससे दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री की ध्यान साधना पर टीवी कैमरे क्यों चलेंगे? उन्हें क्यों दिखाया? संजय सरकार जी, अगर एक मिनट, अजय जी, अगर संजय जी को आवाज आ गई तो पहले उनसे ले लेती हूँ, वेट कर रहे हैं। संजय जी, आवाज आ रही? आपने भी मुझसे पूछा। हाँ, उनके पास गई नहीं हो ना अभी तक? नहीं आ रही। आप बोलिए अजय जी, आप बोलिए। देखिए, केवल एंटायर पॉलिटिकल साइंस के छात्र ही जफर जी को लीजिए। 1 तारीख के जिस दिन पोलिंग होती है, भारत का संविधान कहता है, और भारत के संविधान में लिखा है और चुनाव आचार संहिता में लिखा है कि पोलिंग के दौरान ये सब चीज़ें नहीं मानी जाती, इससे छवि खराब होती है। और प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, जब वही सारे सिस्टम तोड़ेंगे तो औरों को तो छोड़ दीजिए। फिर आप नेता हैं भाई, आपको तो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के एकमात्र छात्र जब ये काम करेंगे तो इससे क्या होगा? ध्यान करने से व्यवस्था केवल एक सवाल कर दिया है, आप ध्यान करने से क्या व्यवस्था टूटेगी? देखिए, महात्मा गांधी जिनको पूरा संसार जानता है, पूरा संसार, पूरे कई 109 कंट्रियों में उनकी स्टैचू लगी हुई है, और आज साहब टीवी पे कह रहे हैं महात्मा गांधी जी को केवल एक पिक्चर आई थी उसके बाद लोग जानने लगे हैं। बताइए, आप 10 साल में आपने तानाशाही की सीमाएं तोड़ दी, लोग हिटलर को भूल गए, लोग मुसोलिन को भूल गए, और आपको याद, सोचते हैं आपको याद रख लेंगे, याद आप भी नहीं रखे जाएंगे। अगर आप जनता के लिए विकास की बात करते, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती, आप नौकरी की बात करते, रोजगार की बात करते, छोटे व्यापार की बात करते, समानता का व्यापार करते, देश में महिलाओं की सुरक्षा की बात करते, तो आपको लोग याद रखते अच्छे कामों के लिए। याद तो रखेंगे, लेकिन आपको नोटबंदी के लिए याद रखेंगे, आपको बड़ी हाई। मुझे अजय जी नंबर दीजिए। अजय जी, आज मैं नंबर ले रही हूँ। अजय जी, आज मैं नंबर ले रही हूँ। आप कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं, रिटायरमेंट प्लान के लिए जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं, आपके नेता भी कह रहे हैं। 400 हार नहीं, 400 हार तो ठीक है। इंडिया गठबंधन के कितने नंबर है भाई? 400 हार का नारा है। इंडिया गठबंधन हार क्या जा रहे हैं? नंबर बताइए। नंबर 143 जीतेंगे और 143। नहीं, आपके कितने? आपको इतना इंटरेस्ट, आपने उनके तो गिना दिया, अपना तो सर्वे बताइए, आपके कितने हैं? हम तो सरकार बना रहे हैं। सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस कितने ला रही है? हम तो कांग्रेस कितने ला रही है? कांग्रेस के नंबर देखिए, हम प्रोपोगंडा में और पॉलिटिकल विंडेटा चला, ऐसा नहीं होता सर। इंटरनल सर्वे सब पार्टियां कराती है, सबको पता होता है कितने नंबर आ रहे हैं। आप बोलना नहीं चाह रहे। हम 4 चरणों में ही जीत चुके हैं, सरकार तो 4 चरणों में बनी। अच्छा, आप 4 चरणों में जीत गए। 3 चरणों में नंबर नहीं है, एडिशनल मिल रहा है। नंबर नहीं है। जफर साहब जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? मुझे नंबर चाहिए। मैं एक बार संजय सरकार जी के पास जा रही हूँ। संजय जी, आपने सुना, आपकी नेत्री कह रही है कि टीवी पर दिखाई दिए मोदी तो मैं ईसी से शिकायत कर दूंगी, इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर दूंगी। अरे भाई, वो भी जब जाती हैं ईद मिलन पे तो उनकी तस्वीर दिखाई जाती है। वो जब दुर्गा पूजा के पंडाल में जाती है तो तस्वीर दिखाई जाती है।
तो यहाँ से तो कोई नहीं कह रहा हम पूजा हम शिकायत कर देंगे। देखिए सुचरिता जी, आप मेरे को 26 मिनट बाद वक्त दिया बोलने के लिए, अब बीच में मत टूकिएगा, अरे सर, बोलने का थोड़ा शिकायत के मौका साथ आते दीजिए। हैं आप 26 मिनट बाद क्या बोलिए। जाने आपको। हाँ, ठीक है, एक चीज आपको बताते हैं, काशी विश्वनाथ के एक महंतों ने बोला है जो मोगल में मतलब औरंगजेब के समय में जितना मंदिर ना तोड़ा है, उससे ज्यादा मंदिर नरेंद्र मोदी के समय में तोड़ा गया है। कहाँ 286 शिवलिंग तोड़ा गया था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के समय। ये महंतो कौन बोल रहा है? राजेंद्र प्रसाद तिवारी बोल रहा, हम नहीं, पेपर का 29 सितंबर 2022 में बोला है। और गांधीनगर के बनाने के लिए 80 मंदिर तोड़ चुका है 2008 का अक्टूबर महीना का 14 तारीख को। मैं आपको डेट के हिसाब से पेपर कटिंग भी है मेरे पास, चाहिए तो दे देंगे। और रह गया क्या, देखिए इतना गौ माता को हत्या करके, इतना गौ माता को हत्या किया है और जिससे चंदा भी ले लिया, ये हिंदू का नमूना होता है। और इसके एक नेता बोलता है मोदी जी तो मतलब जे क्या प्रभु जगन्नाथ जी मोदी जी को भक्त है। तो इस तरफ से बयानबाजी दे रहा है। अभी जो तस्वीर जो फोटो यहाँ पर चला रहा है, दिखा रहा है, हाँ। देखिए ये जो मंदिर है ये कन्याकुमारी मंदिर है। हाँ। ये कन्याकुमारी मंदिर में हर पुरुष जाता है, उसको बदन में कपड़ा नहीं लिया जाता है। हाँ। पुरुष को जाने सिर्फ धोती पहन के अंदर जा सकते हैं। मोदी जी कैसे घुस गया। और रह गया विवेकानंद रॉक, जहां पर मेडिटेशन सेंटर है, जहां पर कहा आप बैग लेके नहीं जा सकते, मोबाइल कैमरा तो बहुत दूर के बात है, लेकिन वहां पर भी कैमरा लेके जाते हैं। हाँ। सुनिए ना, सुनिए ना, कैमरा लेके जाते हैं और वहां पर भी जाएंगे मोदी जी मेडिटेशन ओम करके जो रूम है उसमें भी मेडिटेशन जब करेंगे वो भी दिखाएंगे, आप लाइव टेलीकास्ट करेंगे। कारण क्या है मैं आपको बताइए, सबको कारण एक ही कारण है, विवेकानंद। पर संजय जी आपकी तो सरकार बन रही है, आपके तो 300 से पार जा रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? वो ध्यान साधना करें, उनको कोई चलाए ना चलाए, उससे आप लोगों को क्या दिक्कत? 500 से 700 नहीं, आप सुनिए ना, आप सुनिए, आप इतना देर बाद दिए हैं तो इसके लेके कह दे कि आप अगर वहां मौन करने के लिए जाना है तो आप उसमें भी प्रचार लेने चाहते हैं। मौन में भी प्रचार, मौन में कहीं प्रचार। जब हिमालय में कोई संत जाता है वो प्रचार करता है, केदारनाथ में जाता है वो प्रचार करते हैं, लेकिन वहां पर भी आप प्रचार 10-25 नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ संजय लेके जाएंगे। संजय जी एक चीज सुनिए, टेलीकास्ट करके बंगाल को आदमी को वोट में जीतने चाहता है, लेकिन हकीकत क्या है? संजय जी सुनिए, जो हो गया सिंगल। ठीक है, अब मेरी बात भी सुनेंगे आप। आपने जो बात बोली मैं उसी पर बोल रही हूँ। आप कह रहे हैं कि क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं अवधेश जी, जफर साहब अगर सुन पा रहे हैं मुझे, तो जफर साहब ये जो तस्वीरें हैं एक प्रधानमंत्री की, चाहे वो केदारनाथ में पूजा करने जा रहे हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ का जब जीर्णोद्धार होता है वहां पर नए मंदिर बनता है उसके लिए जा रहे हैं, फिर वो चाहे वो मथुरा जाते हैं या फिर वो अयोध्या जाते हैं, इस तरह की तस्वीरें पिछले कई सालों में किसी प्रधानमंत्री की हमने देखी ही नहीं अवधेश जी। अब अगर आज देखने को मिल रही हैं तो उस पर भी विवाद है कि क्यों जा रहे हैं। आज हम घूम फिर के फिर वहीं आ गए। पिछले 10 सालों में हमने प्रधानमंत्री की ये तस्वीर देखी और वो अगर वो हिंदुत्व का पालन करते हैं और वो वहां जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उनकी साधना से और उनके पूजा पाठ से ये दिक्कत है, ये स्पष्ट है। जफर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? देखिए सुचारिता जी, मुझे आपके आज फोन लाइन में बहुत डिस्टरबेंस है, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। मैंने टीवी को थोड़ा सा उसका साउंड लेके थोड़ा बहुत जो समझ में आया मैं उसके बेसिस पे जवाब दे रहा हूँ। हो सकता है मैं ऑफ ट्रैक भी हूँ, इसलिए कि आपके प्रॉब्लम बहुत है इसमें टेलीफोन कनेक्शन में। बस हद तक कहना चाह रहा हूँ कि देखिए इलेक्शन तो ख़त्म हो चुका है, बस लास्ट का जो पूछ बाकी है, बाकी तो पूरी हाथ ही निकल चुकी है। अब ऐसे में किसी पार्टी को दर्द हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी अगर पूजा आसन में जा रहे हैं तो उसमें कोई तकलीफ है क्या? अरे भाई आपको भी करना, आप भी चले जाइए, किसी को हमने रोका है? आपको केदारनाथ जाना है केदारनाथ जाइए, काशी विश्वनाथ जाना काशी जाइए, आपको कहीं और कहाँ जहाँ भी जाना चाहिए, और कुछ को अगर बाहर में चर्चेज में भी जाना है तो चले जाइए, उसमें भी क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर आप भगवान की पूजा कर रहे करिए, कोई आपत्ति नहीं हमें, लेकिन ये आस्था जो है अपनी प्राइवेट बात है और आस्था के लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अब ये बात जो है उनको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि उनको पता है कि वो ऑलरेडी हार चुके हैं इलेक्शन। हारी हुई पार्टियों का जो रिएक्शन होता है वो हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके क्या रिएक्शन हो रहे हैं। जनता जनार्दन ने अपना मत दे दिया है और हमको, जैसा मैं पहले कहा था, चौथे फेज के बाद भी जीत दर्ज हो चुकी थी जो सरकार बनाने के लिए एनडीए कुंभा को मिल चुका था। अब हम 350-360 पार कर चुके हैं।
अब हमें बस बाकी जो अपना लक्ष्य पार करना है इस 7वें फेज के बाद हो जाएगा। चाहे ये हमें क्रिटिसाइज करे, चाहे शांति से उस चीज का आनंद ले। अब ये या फिर खुद चले जाए वहां पर और पूजा करने के लिए, या फिर कहीं और आपको घूमने के लिए जाना है तो घूमने चले जाइए, लेकिन जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो 4 तारीख को आएगा तो आपको वही आएगा जो देखिए सब कुछ सारे दावे हैं और मुझे लगता है मैं इसीलिए नंबर पूछ रही हूँ क्योंकि कम से कम 4 जून पे जब आप सब लोगों के साथ हम बैठेंगे तो कम से कम उन नंबरों पर चर्चा तो कर सके, इसीलिए मैंने अजय जी से पूछा नंबर बता दीजिए कांग्रेस कितने जीत रही है, कुछ तो मार्जिन होगा। अब वो बोल नहीं रहे हैं, वो ये जरूर कह रहे हैं 400 हार है लेकिन नंबर नहीं दे रहे हैं। अजय जी मैं इसलिए पूछती हूँ जिससे कि हम कम से कम 4 जून को जब बैठे तो टैली करें। हो सकता है आपके नंबर सही हो भाई, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि आपके नंबर गलत होंगे, लेकिन अगर सही होंगे तो हम कहेंगे अजय वर्मा जी ने देखिए क्या बढ़िया विश्लेषण किया था, वही नंबर आ गए। जफर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े योग्य इंसान हैं और जो वो कह रहे हैं हम उनका बड़ा सम्मान कर रहे हैं। लेकिन परिस्थिति जफर साहब दिल्ली में है या बाहर दौरों में रहते हैं, बड़े बड़े दौरों में, बड़े आदमी हैं। जो क्षेत्र की जनता, जो आम जनता, जो देश के 140 करोड़ वोटरों की राय और जनता की जो मोहर लगी है, जो मत पड़ा है, देवतुल्य वोटर ने मत दिया है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबने मिलके इंडिया गठबंधन के फेवर में दिया है। अब मैं इसलिए आपको 400 हार कह रहा हूँ, इसकी कारण यह है कि देखिए आपने कर्नाटक में सारा मामला देखा, सारी महिलाएं पूरे देश की नाराज हो गई। आपने बंगाल में देखा कि महिला को बेइज्जत दीदी करी तो बंगाल नाराज। आपने उड़ीसा देखा तो किस तरह से भगवान की बेइज्जती करेगी, भगवान नाराज। आपने मध्य प्रदेश और राजस्थान नहीं देखा? एक स्टेट बता रहा हूँ जी। आपने मध्य प्रदेश नहीं देखा, आपने राजस्थान नहीं देखा, आपने गुजरात नहीं देखा। अच्छा ये जो बच्चे हैं 57 सीटें, इसमें करीब 47 सीटें हम डक कर देते हैं आप बीच में। 47 सीटें हम जीतेंगे, 10 सीटें ये लोग जीतेंगे, तो इनकी तब 143 पूरी हो जाएंगी। हम 400 प्लस जीत रहे हैं। आप कर्नाटक देख रहे हैं तो आप एमपी राजस्थान भी देख लीजिए। सवाल यह है कि क्या इन राज्यों के चुनावों से राष्ट्रीय तस्वीर निकल कर आ सकती है? अजय जी एक बड़ी खबर बता रही हूं और उसके बाद धर्मेंद्र जी आपके पास आ रही हूं कि आपके नेता का बयान है। अखिलेश यादव बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं 6 चरणों का चुनाव देख ये लोग लड़खड़ा गए। 4 जून को मंगल के दिन बदलाव होगा। 4 जून मंगलवार का दिन है और किसका मंगल होगा उसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं 4 जून के दिन बदलाव का दिन होगा, मंगलवार का दिन है। मित्र मंडली के साथ मंत्रिमंडल बदलेगा, मतलब मित्र मंडली भी बदलेगी और मंत्रिमंडल भी बदलेगा। धर्मेंद्र जी बड़े कॉन्फिडेंस में है अखिलेश यादव। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी के साथ आने से आया है क्या? पूरे चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी, उनके छोटे नेता, सारे नेताओं की भाषा, सारे नेताओं के बोलचाल का ढंग, सारे नेताओं का रिएक्शन पूरी तरह से पलट गया। जब चुनाव शुरू हुआ था तो ऐसे लगता था भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीटें जीतने जा रही है, लेकिन जिस तरह से इस देश की जनता ने लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे वोट का चोट मारा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के पता चल गया है कि झूठ नहीं चलेगा, धोखा नहीं चलेगा, विश्वासघात नहीं चलेगा। इस देश के लोग बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या नहीं किया देश को बांटने के लिए, जहर को घोलने के लिए। आज जो आप ध्यान की बात कर रही हैं, मोदी जी ध्यान इसलिए लगाने गए हैं, ध्यान लगाने नहीं गए हैं। अच्छा। वो अपने पापों का प्रायश्चित करने गए हैं। जब बेटियों का और माता शक्ति का मंगलसूत्र छीनने की बात करते थे, उसका प्रायश्चित उन्हें करना पड़ेगा। जब बलात्कारी को लेकर के वोट मांग रहे थे, बोले कि प्रज्वल रेवन्ना भारत का भविष्य है, इसको आप वोट देंगे तो वोट मुझे मिलेगा, उस पाप का प्रायश्चित करने गए हैं मोदी जी। अब इनको पता चल गया है कि 4 जून के बाद पूरा ध्यान ही लगाना है। मैं तो कहता हूं कैमरे हटा लो, नहीं तो ध्यान में इनके विघ्न पड़ जाएगा, तो अच्छा ध्यान लग जाएगा। 4 जून को इस देश में लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, आरक्षण बचेगा, पिछला दलित अल्पसंख्यकों का जो परिवार है वो और बड़ा होगा, पूंजीपतियों का जो कॉकस है वो टूटेगा, उनका तिलिस्म टूटेगा। धर्मेंद्र जी नंबर बताइए, समाजवादी पार्टी के कितने नंबर आ रहे हैं? 79 इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश 79 आ रहे हैं। एक सीट कौन सी छोड़ी आपने? क्योटो वाली छोड़ दी, वो आप मान के चल रहे हैं मोदी जी जीत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसको छोड़। मोदी जी जीत रहे हैं बनारस, वो दे दी उन्होंने। 79 ये जीत रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि भाई 79 कांग्रेस। अब ये तो बड़ा तय है कि जो यूपी जीतेगा वो दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होगा। अवधेश जी इसमें कोई दो राय नहीं रहती है, हमेशा हमने देखा है। लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है, आप अजय जी कह रहे हैं, मैं आऊंगी वापस आपके पास। लेकिन यूपी में वो
जो बात उन्होंने कही कि सब लोग खिलाफ जा रहे हैं और जो जो मुद्दे इन चुनावों में आए हैं, आपको लगता है उन सब मुद्दों का भी एक तरह का लिटमस टेस्ट होगा? नरेंद्र मोदी लोकतंत्र खत्म कर देंगे, नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं होने देंगे, नरेंद्र मोदी संविधान खत्म करने वाले? क्योंकि मैं जितनी जगह गई हूं चुनावों में, मैंने लोगों से पूछा आपको ऐसा लगता है कि नहीं? लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं ज्यादा। नहीं, लोगों ने यह भी देखा है कि संविधान को पहली बार महत्व कब मिला है। संविधान दिवस संसद में मनाया जा रहा है, बाहर मनाया जा रहा है। 10 साल की सरकार हो गई, 10 साल की सरकार में कभी संविधान खत्म करने की कोई बात ही नहीं हुई है। तो ये इशू क्या है? देखिए, ये जो बार बार कह रहे हैं कि ये चले जाएंगे, जो आपने प्रश्न किया था वो शायद जफर साहब सुन नहीं पाए थे कि भाई ये ध्यान साधना का इस प्रकार का विरोध क्यों है, ये क्यों मान के चलते हैं? ये पहले दिन भी जब नरेंद्र मोदी आए थे 2014 में तो माना गया था कि ये जीत ही नहीं सकते हैं, जनता इनके विरुद्ध है, 2019 में उखाड़ के फेंक देंगे, 2024 में खत्म हो जाएंगे। उसका कारण 3 बड़े कारण हमारे देश में रहे हैं। पहला कारण ये रहा है कि एक सेकुलरिज्म, सेकुलरवाद के नाम पर हमारे देश में फंडामेंटलिज्म, जो सेकुलर कट्टरवाद पैदा हुआ, बीच में नहीं, अजय जी बोलिए नहीं, और पर्सनल टिप्पणी करते हैं, उससे पता चलता है कि आपके बारे में भी लोगों की छवि बनती है। तो वो जो सेकुलर फंडामेंटलिज्म रहा है, सेकुलर कट्टरवाद, उसमें यह माना गया था, एकमात्र जो आजादी के बाद ऐसी घटना थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास भी करने, उसका उद्घाटन करने भी गए थे। उसके बाद कभी कोई भी शीर्ष नेता इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं किया, क्योंकि इसको सेकुलर, आपके जो बोल रहे हैं उससे नहीं है, समस्या है कि किसी दूसरे के समय में आप बोल रहे हैं। सेकुलर, इसको सेकुलर विरोधी मान लिया गया, और यह भी माना गया कि हमारे देश में आध्यात्मिक पूजा पाठ ये फिचरापन है, ये करने से देश का भला नहीं होने वाला है। और जो तीसरा कारण रहा है कि इस देश में आरएसएस बीजेपी को लेके एक ग्रंथि पाली इस देश के बुद्धिजीवियों ने, उस बुद्धिजीवियों में बड़े नेताओं ने। तो ये 3 ऐसे कारण है कि हर चीज में इनको लगता है कि देश नकार देगा। उसी में कन्याकुमारी में उसका विरोध हो रहा है। अरे भाई, अगर किसी देश का प्रधानमंत्री साधना कर रहा हो तो उसका समर्थन होना चाहिए, राजनीतिक विरोध अलग बात है। क्योंकि कोई अगर ध्यान में जाता है तो अपने शरीर से बाहर निकलता है, अपनी पहचान को खत्म करके वो मानवता के साथ। संजय सरकार जी के पास जाऊंगी, रुक जाइए, संजय सरकार जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद बताइएगा। मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग जब डिबेट में बैठते हैं और कोई भी कुछ बोलता है, एक दूसरे पर टिप्पणी करने से बचा करिए, वो अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि कोई अगर नरेंद्र मोदी के समर्थन में बोल रहा है तो वो अगर उस पर पर्सनल टिप्पणी करना, इससे भी बचा करिए, क्योंकि आज तो बहुत सी जनता 2 टर्म जीते हैं तो जनता भी मोदी के समर्थन में बोलती है, तो उन्हें भी आप पेड़ या उन्हें भी उनके खेमे वाले बता देंगे, ये बड़ा भद्दा लगता है। इससे बचा करिए, क्योंकि कोई पत्रकार आपके खेमे के साथ खड़ा होगा तो उसे भी पेड़ का तमका दे दे। ये सब सवालों पर सोचा करिए, बोला मत करिए। संजय सरकार जी के पास पहले जा रही हूं। संजय सरकार जी, बंगाल, मैंने बार बार कहा है, प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे सबसे हैरान करने वाले नतीजे बंगाल में आने वाले हैं। अब बंगाल से मैं आपका नंबर ले रही हूं क्योंकि धर्मेंद्र यादव जी ने यहां 79 दे दिया यूपी में इंडिया गठबंधन को। बंगाल में दीदी कितने ला रही हैं? देखिए, हम जो बोलते हैं आपको मालूम है, विधानसभा में जो बोले थे हुआ है। अब भी यहाँ पर भी आपको हम बता के जा रहे हैं, नॉट लेस देन 30, नॉट मोर देन 35, मतलब जो 30 से 35 के अंदर में टीएमसी के रहेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, 4 तारीख को आप हिसाब मिला लीजिएगा। हम कोर्ट पेपर में चाहिए तो लिख के देंगे, ना तो मैं राजनीति से संन्यास ले लेंगे। विधानसभा में मेरा आप जब बात हुई थी, आप बोला कितना सीट, हम बोला था 220 के अंदर रहेंगे, तो 292 सीट में 213 सीट हो गया था। अच्छा, मौन के बात है, मौन के जो बात बोल रहे हैं 4 तारीख के बाद में, मतलब 4 जुलाई को क्यों मौन नहीं? उस दिन तो विवेकानंद जी को देहांत होते हैं, मृत्यु दिवस भी, तो उस दिन उसको मौन करना चाहिए था 1 महीना बाद में। क्यों? इसको तो पॉलिटिकली रिटायरमेंट लेने पड़ेंगे ना। इसका मतलब पॉलिटिकल, मतलब जो नरेंद्र मोदी को पीआरएस लेने पड़ेंगे, पॉलिटिकल रिटायरमेंट सर्विस, मतलब 4 तारीख के बाद में ये पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले लेंगे। 4 तारीख वो प्रधानमंत्री देश में रहेंगे नहीं, पीआरएस जिसको बोलता है, पीआरएस हो जाएंगे। पीआरएस लेना पड़ेगा उन्हें। अच्छा, उसी की बात दीदी कर रही है। इनको पीआरएस लेने पड़ेंगे, पॉलिटिकल रिटायरमेंट सर्विस लेने पड़ेंगे इनको। और 4 जुलाई विवेकानंद जी का मतलब जो देहांत का दिन था, उस दिन जाके फिर मौन मनाए वहां पर। अच्छा दिन है, तो विवेकानंद जी के लिए मनाने के लिए अच्छा है। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दीजिए,
4 चरण में इंडिया गठबंधन ने सरकार बना ली, अजय जी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं इसके बाद तो उन्हें पीआरएस यानी कि पॉलिटिकल रिटायरमेंट सिस्टम के लिए जाना पड़ेगा। तो फिर उनके ध्यान में टीवी कैमरे रहे या ना रहे, उससे दिक्कत क्या है आपको? आपकी तो सरकार बन गई। मेरा सवाल यही बार बार होता है, धर्मेंद्र जी बताइए क्या दिक्कत है? दिखाने दीजिए कैमरों को, आपकी तो बन गई सरकार। सुचरिता जी, दिक्कत इस बात की है, ये देश संविधान से चलता है, भारतीय जनता पार्टी मानती नहीं है। भाई आपके नेताजी भी जाएंगे ना पूजा करने, हम वो भी दिखाते हैं। जवाब ले लीजिए भाई, हम वो भी दिखाते हैं। अखिलेश जी कौन से मंदिर गए थे लास्ट तो पहले आपने सवाल पूछा, जवाब नहीं ले रही है। आपके पास ही जवाब पूछे, मैं बस ये कह रही हूँ, आपके नेता अगर मंदिर जाएंगे, पहले एक सवाल का जवाब मैं दे दूं, एक सवाल का दे दूं, फिर दूसरा पूछ लीजिएगा। ये देश संविधान से चलता है। आपको जानकारी है कि 1 तारीख को चुनाव होना है और अभी भी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। ठीक है, इसमें किसी इस तरह का आयोजन नहीं कर सकते हैं जिससे वोटर को प्रभावित किया जा सकता है, किसी तरह का प्रलोभन नहीं दे सकते हैं जिससे वोटर को प्रभावित किया जा सकता है, किसी धार्मिक आयोजन को नहीं कर सकते हैं, ये प्रलोभन प्रभावित किया जा सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि संविधान को धज्जियां उड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़े नेता भी खड़े हो जाते हैं। हमारी समस्या इस बात से है। अब आप अगर प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं तो वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जाकर ध्यान लगा रहे हैं तो वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सर, यू नीड टू गो बैक टू योर बेसिक्स प्लीज। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको लग रहा है प्रधानमंत्री अगर पूजा कर रहे हैं, अगर वो जाकर ध्यान लगा रहे हैं, आपके नेता को किसी ने नहीं रोका धर्मेंद्र जी। अगर आपके नेता जाते हैं किसी मंदिर में, आज बता रही हूँ, तो रिपब्लिक का कैमरा जाएगा सर, कवर करेगा, कैमरा जाएगा, कवर करेगा, क्योंकि वो बड़े नेता है, क्योंकि अखिलेश जी बड़े नेता है, इसीलिए कह रही हूँ। हम लोग दिखाएंगे, नहीं जा रहे हैं, चुनाव नहीं चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान की आज जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। कल आप एग्जिट भी दिखा दीजिए भाई। इसे संविधान की धज्जियां नहीं कहते हैं। मैं बस ये कह रही हूँ, इसे संविधान की धज्जियां नहीं कहते। आचार संहिता जो कहती है उसके मुताबिक आपके नेता लोग भी रैलियां अगर कर रहे हैं, फिर मैं कह रही हूँ आचार प्रधानमंत्री मेरा नेता होता है किसी का, आप सबका नहीं दिखाएंगे ना। आप तो बड़ी एंकर हैं। प्रधानमंत्री अगर संविधान तोड़ेंगे, आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे, तो और अपोजिशन की तो छोड़ ही दीजिए। फिर मैंने फिर आचार संहिता का एक बार आप कह दीजिए कि आचार हो गया, बस हो गया, नहीं करना चाहिए। मैं बस इतना कहना रहे हैं, 400 पार है, तीसरी टर्म कर रहे हैं, तभी तो वो जनता के बीच में नहीं है। यही सेकुलर रैली कर सकते थे 6 बजे तक, क्या जरूरत पड़ी? मेरे पास समय नहीं है, मुझे खत्म करना होगा, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि शाम 6 बजे तक अजय जी धर्मेंद्र, ठीक है, 1 मिनट, अब आप तीनों बोलने लग जाएंगे। मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर वो चाहते तो वो शाम 6 बजे तक भी रैली कर सकते थे, लेकिन शाम 6 बजे तक रैली नहीं की। अगर वो पूजा पाठ कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि एक हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र में इस तस्वीर से दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, जिनको अगर जीत या हार से दिक्कत हो रही है उन्हें जरूर होगी इतने बजे से दिक्कत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। चल हो जा शुरू। केसरिया